चलिए तो एक और प्रैक्टिकल के बारे में आज डिस्कशंस करते हैं, जो एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के तौर पे माना जाता है, जिसका नाम है मेट्रियाटिक्स एंड मियोटिक्स। अभी अलग अलग तरीके से ये प्रैक्टिकल होता है। एक्चुअल प्रैक्टिकल ये है कि इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन आई ऑफ एन एनिमल। तो एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी में जो भी एनिमल हम लोग यूज़ करते हैं उसकी आई के ऊपर डिफरेंट ड्रग्स डाल के उसकी क्या इफ़ेक्ट होती है वो चेक करने का ये पूरा प्रैक्टिकल है। जो मेन इफेक्ट हम लोग चेक करते हैं वो मिड्रियाटिक्स और मियोटिक्स है, इसलिए उसको मिड्रियाटिक्स और मियोटिक्स के नाम पे भी कई बार पढ़ाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थियरी पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल और कुछ क्वेश्चंस कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के तौर पे भी पूछे जाते हैं। ये प्रैक्टिकल का मेन ये एम है कि जैसे हमने बात की कि डिफरेंट ड्रग्स जो आइस के अंदर इंस्टिल की जाती है और उसका आइरिस के ऊपर क्या इफ़ेक्ट है। तो यूजुअली आई में जो दो मेजर सप्लाईज होते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, उसकी मिला के उसकी इवेंचुअली क्या इफ़ेक्ट होती है आई के अंदर प्यूपिल साइज के ऊपर स्पेशली, तो वो चेक करना हमारा प्राइमरी एम है ये प्रैक्टिकल का। तो प्रोसीजर की बात करते हैं तो पहले तो आप देख सकते हैं कि किस टाइप का प्रैक्टिकल आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे जो टाइप ऑफ प्रैक्टिकल है वो है इन वीवो। जैसे हमने बात की थी, अगर आपको पता होगा इन वीवो और इन विट्रो में क्या डिफरेंस होता है। इन वीवो मीन्स कि यहाँ पे एनिमल को सेक्रीफाइस नहीं किया जाता, एनिमल इंटैक्ट रखा जाता है और एनिमल इंटैक्ट रख के उसके ऊपर उसके डिफरेंट ऑर्गन्स के ऊपर कोई भी ड्रग का हम लोग इफेक्ट देखते हैं। यहाँ पे आई के ऊपर हम लोग इफेक्ट देख रहे हैं जहाँ पे पूरा ऑटोनॉमिक सिस्टम इंटैक्ट रहता है। इन विट्रो में क्या होता है कि हम लोग टिश्यू बाहर निकालते हैं, एनिमल को सेक्रीफाइस करते हैं, वो टिश्यू को लाइव रखते हैं और फिर उसका डिफरेंट ड्रग्स का उस टिश्यू के ऊपर क्या इफेक्ट है वो हम चेक करते हैं। उसमें डिफरेंट अलग अलग जो दूसरी सिस्टम है उसका कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता है। तो ये पूरा इन वीवो प्रैक्टिकल है। एनिमल को इंटैक्ट रखा जाता है, सेक्रीफाइस नहीं किया जाता। कौन सा एनिमल यहाँ पे यूज़ करना है तो वो है रैबिट। ठीक है, सो रैबिट का यूज़ करेंगे। क्यों रैबिट का यूज़ करेंगे? क्योंकि बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि रैबिट एक एनिमल है जिसकी आई स्पेशली प्यूपिल साइज बहुत अच्छी होती है, बड़ी होती है कंपैरेटिवली। एक माइस रेड उसमें ये अच्छे से परफॉर्म नहीं होगा, हमें पता नहीं चलेगा। तो इसलिए जो बड़े एनिमल है और स्पेशली रैबिट तो काफ़ी वेस्कुलर होती है, देख सकते हैं कि रेडनेस बहुत होती है आईज में और उसकी प्यूपिल को हम लोग मेजर कर सकते हैं, उतनी उसकी साइज़ होती है। तो इसलिए रैबिट एक आइडियल एनिमल है इस टाइप के एक्सपेरिमेंट के लिए। तो रैबिट की आई के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है और जो चीज़ें चेक की जाती है स्पेशली प्यूपिलरी साइज के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो जो चेक करते हैं, उसको चेक करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे प्यूपिलोमीटर भी कहते हैं। ये प्यूपिलोमीटर है पूरा, ये क्या एक कार्डबोर्ड से बनाया हुआ स्ट्रिप रहता है और अलग अलग डायमीटर्स के उसमें छेद किए होते हैं। तो हम लोग चेक करते हैं कि प्यूपिलरी साइज रफली किस साइज पे वो फॉल कर रही है, कि अगर ये है ड्रग्स डालने के बाद उसका डायलेशन हुआ है, कितना हुआ है, किस साइज पे हुआ है। तो इसीलिए ऐसा एक प्यूपिलोमीटर बनाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रैबिट का यूज़ करते हैं। रैबिट बहुत डोसाइल एनिमल होता है, इजीली बहुत भाग जाता है, छुप जाता है, सो डिफ़िकल्ट टू हैंडलिंग है। तो इसीलिए एक रिस्ट्रेनर या रैबिट होल्डर भी उसे कहते हैं, ऐसा रिस्ट्रेनर का यूज़ किया जाता है। ऐसा केज जैसा होता है जहाँ पे सिर्फ उसका जो नेक होता है वहाँ से उसको फिक्स किया जाता है और उसका सिर्फ मुंह ही बाहर रहता है। तो इसलिए वो ज़्यादा हलडुल नहीं सकता है और हम लोग इजीली उसकी आई में ड्रग इंस्टिल कर सकते हैं। तो प्रोसीजर क्या रहता है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि रैबिट को लिया जाता है एनिमल, जैसे हमने बात की थी पहले भी कि किसी भी टाइप का एक्सपेरिमेंट करने के लिए अब आपको परमिशन लेना पड़ेगा। आपके जो इंस्टीट्यूट में जो एनिमल एथिक्स कमेटी है वो प्लस जो CPCSE गाइडलाइन है उसके थ्रू भी आपको परमिशन लेना रहेगा। तो आप ऐसे एनिमल एक्वायर कर सकते हैं। उसके बाद परमिशन के बाद आपको उसको रखना पड़ेगा, वो सब भी देखना पड़ेगा कैसे आप वहाँ पे रखते हो अपने एनिमल हाउस में। फिर ऐसे जो होल्डर्स होते हैं उसके अंदर एनिमल्स को रखा जाता है और रिस्टेनर्स के अंदर सिर्फ उसका नेक से उसको बाहर रखा जाता है और फिर अच्छी तरह से जहाँ पे लाइट इल्यूमिनेट हो रही हो
डार्कर जगह पे ये एक्सपेरिमेंट नहीं करते, अच्छी लाइट जगह पे हो तो वहाँ से एटलीस्ट आप ये प्यूपिल साइज चेक कर सके कि भाई कितना हुआ है, इसमें हमको डिफ़िकल्टी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से पूरा प्रोसीजर है, देखते हैं वन बाय वन। तो रैबिट होल्डर के अंदर उसको प्लेस किया जाता है, यूनिफॉर्म इंटेंसिटी ऑफ लाइट होनी चाहिए उस जगह पे करते हैं। क्या करते हैं कि जो उसकी कंजंक्टिवा जो लोअर सैक है यहाँ पे, उसको हम लोग थोड़ा रिट्रैक्ट करते हैं और एक सैक जैसा फॉर्म करते हैं और उसके अंदर हम लोग ड्रग इंस्टिल करते हैं। तो वो सैक के अंदर ड्रग हम इंस्टिल करते हैं, एवरी 5 मिनट्स के ऊपर हम लोग इंस्टिल करते हैं 2-3 बार, और फिर उसका रिस्पॉन्स देखते हैं। कई बार क्या करते हैं कि हम जो ये इनर कैंथस है यहाँ पे, वहाँ पे थोड़ा प्रेशर भी अप्लाई करते हैं, जिससे क्या होता है कि ड्रग कंजक्टाइवल सैक में रहे काफ़ी टाइम और बिकॉज ऑफ आई मूवमेंट के थ्रू पूरे आईज में डिस्ट्रीब्यूट हो, तो इजीली ड्रेन आउट ना हो जाए नेजोलेक्रेमल डक्ट के थ्रू, इसीलिए यहाँ पे प्रेशर बनाया जाता है। और फिर मेनली 2-3 चीज़ें देखी जाती है। पहले एक तो लाइट रिफ्लेक्स उसका चेक करना है, दूसरा चेक करना है कंजक्टाइवल या फिर कॉर्नियल रिफ्लेक्स भी उसे कहा जाता है वो। तो ये दोनों चीज़ मोस्टली हमें चेक करनी है। अभी कंजक्टाइवल रिफ्लेक्स कैसे चेक किया जाता है, तो ये जो है ये कंजक्टाइवल, उसे कॉर्नियल रिफ्लेक्स भी बोलते हैं कई बुक्स में, कंजक्टाइवल रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक लकड़ी छोटा सा पीस है और उसके आगे कॉटन बर्ड है, ठीक है। सो वो दवाई इंस्टिल करने के बाद वो कॉटन बर्ड से कॉर्निया के ऊपर टच करने का ट्राई कर रहे हैं। जैसे अगर हम लोग टच करते हैं और वो आईलिड क्लोज करता है, तो इट सेल्फ सजेस्ट कि कंजक्टाइवल या फिर कॉर्नियल रिफ्लेक्स प्रेजेंट है, पॉजिटिव है। अगर हम लोग टच करते हैं और वो कंजक्टाइव या फिर आईलिड बंद नहीं करता है, सो दैट मीन्स कि उसे वहाँ पे सेंसेशन नहीं है और इसीलिए वो नेगेटिव माना जाता है, ठीक है। तो ये हो गया कॉर्नियल या फिर कंजक्टाइवल रिफ्लेक्स के बारे में। दूसरा जो होता है वो है लाइट रिफ्लेक्स। जैसे हमें पता ही है कि जैसे ही एक बीम ऑफ लाइट हम प्यूपिल की ओर डालते हैं, आईज के अंदर डालते हैं, तो क्या होता है कि प्यूपिल रिएक्ट करती है और ज़्यादा लाइट होने की वजह से वो अब कंस्ट्रिक्ट करती है, तो कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल देखने को मिलता है, तो दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव लाइट रिफ्लेक्स। तो प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन देखने को मिले उसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव लाइट रिफ्लेक्स। अगर नहीं देखने को मिले, रिएक्शन नहीं करती है, प्यूपिल फिक्स रहती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं नेगेटिव लाइट रिफ्लेक्स। तो होपफुली आपको पता चल गया होगा कि कंजक्टाइवल या फिर कॉर्नियल रिफ्लेक्स क्या है और ये लाइट रिफ्लेक्स क्या है। तो अभी देखते हैं कौन कौन सी ड्रग की हमें इफ़ेक्ट्स देखने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अलग ड्रग्स हैं, उसके डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन है, उस कॉन्सेंट्रेशन में उसको इंस्टिल किया गया है और फिर उसका हमें इफ़ेक्ट देखना है। तो पहली ड्रग्स है एफेड्रिन या फिर फिनाइल एफेड्रिन, दूसरी ड्रग है कोकेन, ठीक है। तो अगर ये दोनों ड्रग देखे तो कौन से ग्रुप की है ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। तो ये सिम्पैथोमाइमेटिक ग्रुप की अच्छे लग सकती है, या फिर एड्रिनर्जिक ड्रग्स भी उसे कहा जाता है। फिर होता है अट्रोपिन, जिसे हम लोग बोलेंगे कि एंटीकोलिनर्जिक्स है। और फिर होता है पाइलोकार्पिन और फाइजोस्टिगमिन, जो एक टाइप की कोलिनर्जिक ड्रग है। ये डायरेक्ट कोलिनर्जिक ड्रग है, ये इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग है। देखते हैं वन बाय वन। सो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की हर एक टाइप की ड्रग का हम लोग इफेक्ट देखेंगे। देखने से पहले समझ लेते हैं कि फिर से रिवीजन थोड़ा बहुत कर लेते हैं कि आई के अंदर जो भी रिसेप्टर्स होते हैं उनको अगर हम स्टिमुलेट करते हैं या फिर ब्लॉक करते हैं ड्रग्स के थ्रू, तो क्या इफेक्ट होता है। तो ये अगर हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पूरा आपने लेक्चर पढ़ा होगा तो आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ईजी होगा। फिर भी आई के रिलेटेड जो भी है हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जो आई, स्पेशली आइरिस की जो मसल्स होते हैं, वहाँ पे 2 टाइप के मसल्स होते हैं। एक होता है स्फिंक्टर प्यूपिली, जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो राउंड चल रहे हैं, ठीक है, राउंड चल रहे हैं, ये पूरा स्फिंक्टर प्यूपिली है। स्फिंक्टर प्यूपिली का काम है, जैसे स्फिंक्टर है अगर कंस्ट्रिक्ट होगा तो उससे क्या होगा कि मियोसिस होगा, जो प्यूपिलरी साइज है वो कम होगी, मियोसिस होगा। और दूसरे आप ये जो डायमंड शेप के दिख रहे हैं ये होते हैं रेडियल मसल्स, ये होते हैं डायलेटर प्यूपिली। अगर इनका कंस्ट्रिक्शन होता है तो प्यूपिल साइज बढ़ती है, मिड्रियासिस होता है, ठीक है। तो अभी ये जो मसल्स हैं वो मसल्स का अपना अपना रोल है। एक मसल्स का काम है कि स्फिंक्टर प्यूपिली जो उसको कंस्ट्रिक्ट करना, एक मसल है डायलेटर प्यूपिली, उसको डायलेट करने का रोल है। तो अभी यहाँ पे देखते हैं कि
मेनली जो कंट्रैक्शन ऑफ डायलेटर प्यूपिली, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि डायलेटर प्यूपिल यानी कि रेडियल मसल का कंट्रैक्शन किस रिसेप्टर से होता है, तो उसके लिए जो मेन रिसेप्टर्स इंपॉर्टेंट है वो है अल्फा 1 रिसेप्टर्स। सो अल्फा 1 रिसेप्टर्स हैं जो डायलेटर प्यूपिली पे होते हैं, और उनका स्टिमुलेशन होने पे, ये अल्फा 1 का स्टिमुलेशन होने से मिड्रियासिस ऑफ प्यूपिल होता है। तो दैट इज एक्टिव मिड्रियासिस। मिड्रियासिस हो गया बिकॉज हमने अल्फा 1 का स्टिमुलेशन कर दिया। और फिर होता है स्फिंक्टर प्यूपिली। स्फिंक्टर प्यूपिली को अगर हम रिलैक्स कर देते हैं तो भी मिड्रियासिस होता है। तो उसके लिए जैसे हमने यहाँ पे बात की थी कि जो स्फिंक्टर होते हैं उसके ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो होते हैं मस्केरेनिक रिसेप्टर। ये जो स्फिंक्टर प्यूपिली के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो मस्केरेनिक रिसेप्टर्स होते हैं। तो मस्केरेनिक में स्पेशली M3 रिसेप्टर्स होते हैं। तो अगर M3 रिसेप्टर्स को अगर हमने स्टिमुलेट कर दिया तो उससे स्फिंक्टर प्यूपिली कंट्रैक्ट होगा और उससे मियोसिस होगा। तो किसी भी तरह से एसिटाइल कोलिन बढ़ाए, डायरेक्ट M3 को स्टिमुलेट करे, या फिर एंटी कोलिन एस्टरेज मीन्स की कोलिन एस्टरेज एंजाइम को बंद करे जो एसिटाइल कोलिन को मेटाबोलाइज करता है। ठीक है, एसिटाइल कोलिन को मेटाबोलाइज करता है कोलिन एस्टरेज नामक एंजाइम। अगर इसको बंद कर दे तो एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ेगा और वो इवेंचुअली M3 को स्टिमुलेट करेगा और जिससे भी कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल होगा। तो ये हो गया एक्टिव मियोसिस। तो यहाँ पे हमने देखा था एक्टिव मिड्रियासिस, यहाँ पे हमने देखा एक्टिव मियोसिस। और उल्टा भी कर सकते हैं कि पैसिवली आपको मिड्रियासिस करना है तो मस्केरेनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर दो। एट्रोपिन जैसी एंटी मस्केरेनिक दवा देने से आपको ये जो M3 रिसेप्टर मीडिएटेड कंस्ट्रिक्शन होगा वो नहीं होगा और पैसिव मिड्रियासिस आप अचीव कर सकते हो। और सेम वे पे अल्फा 1 रिसेप्टर्स को आप ब्लॉक कर सकते हो तो डायलेटर इफेक्ट चली जाएगी, तो उससे आप पैसिव मियोसिस भी कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको कंसेप्चुअली समझनी बहुत ज़रूरी है। मेनली दो ही रिसेप्टर का रोल है, अल्फा 1 और M3। ठीक है, मस्केरेनिक रिसेप्टर एक और जगह पे भी इन्वॉल्व होते हैं, स्पेशली आइज़ के अंदर, जो है अकोमोडेशन के लिए। जैसे हमें पता है कि आइज़ हमारी जो है उसके अंदर एक लेंस रहता है और वो लेंस जितना चपटा होता है, बड़ा ज़्यादा स्फेरिकल होता है, तो उससे फोकल लेंथ चेंज होती है और जिससे फोकसिंग करने के लिए हमें आसानी होती है। हम लोग जब भी नज़दीक का, बहुत नज़दीक का पढ़ते हैं तो हमारे लेंस है वो स्फेरिकल शेप में हो जाता है और जिससे हम नज़दीक की चीज़ों पे फोकस कर सकते हो, और हमको दूर की चीज़ देखनी होती है तब वो चपटा हो जाता है और जिससे हम लोग दूर की चीज़ भी फोकस कर सकते हैं। तो ये जो एकोमोडेशन का पूरा काम है वो सिलियरी मसल्स से कंट्रोल होता है और वहाँ पे भी M3 रिसेप्टर्स इंपॉर्टेंट है। सो प्यूपिल साइज के अलावा M3 रिसेप्टर्स होते हैं सिलियरी मसल्स के ऊपर, ये एक चीज़ याद रखना ज़रूरी है। और अगर ये M3 रिसेप्टर्स ब्लॉक हो गया तो हमारा जो अकोमोडेशन हो रहा है वो अकोमोडेशन लॉस हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा लेंस। फिर उसके बाद या तो फिर दूर का ही देख सकेंगे या फिर नज़दीक का ही देख सकेंगे, अकोमोडेट करने में डिफ़िकल्टी होगी। सो जिसे बोलते हैं हम लोग साइक्लोप्लीजिया। ठीक है, तो ये सब डिटेल में हमने हमारा पूरा वीडियो में समझाया हुआ है। आप हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का प्लेलिस्ट देख लीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। चलिए तो रिजल्ट्स पे आते हैं कि वो दवाइयाँ इंस्टिल करने के बाद आपको क्या रिजल्ट्स देखने को मिलता है। तो पहली दवाई है यहाँ पे एफेड्रिन। अभी एफेड्रिन कौन सी दवाई है, अगर हम याद करें सिम्पैथोमाइमेटिक, तो एफेड्रिन कैसे काम करती है कि इनडायरेक्टली एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक्स है। मीन्स की जो प्री साइनेप्टिक नर्व एंडिंग है यहाँ पे जो नॉरएपिनेफ्रिन भरा पड़ा होता है, एफेड्रिन क्या करवाती है, उसको रिलीज़ करवाती है नॉरएपिनेफ्रिन का, और ये जो नॉरएपिनेफ्रिन का रिलीज़ होता है फिर वो अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स के ऊपर काम करते हैं। तो एफेड्रिन क्या करती है कि एफेड्रिन जो है नॉरएपिनेफ्रिन का रिलीज़ करवाती है और इससे उसकी सिम्पैथोमाइमेटिक एक्शन क्रिएट होती है। तो नॉरएपिनेफ्रिन का रिलीज़ करवा के वो स्पेशली यहाँ पे अल्फा 1 के ऊपर काम करेगी और अल्फा 1 के ऊपर काम करने से जो डायलेटर प्यूपिल है वो एक्टिवेट होगा और जिससे क्या होगा, इवेंचुअली मिड्रियासिस। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मिड्रियासिस होता है, वो पहली बात है। तो आपको वो पता होना चाहिए कि एफेड्रिन डालने से क्या होगा, मियोसिस होगा या फिर मिड्रियासिस होगा। तो हमें आंसर मिल गया मिड्रियासिस। कैसे होगा उसका भी हमें आंसर ये मिल चुका है। दूसरी दो चीज़ें देखते हैं, लाइट रिफ्लेक्स के ऊपर क्या असर है और कंजक्टिवल रिफ्लेक्स के ऊपर क्या असर है। तो यहाँ पे कंजक्टिवल रिफ्लेक्स या फिर कॉर्नियल रिफ्लेक्स जिसे कहा जाता है वो भी पॉजिटिव रहेगा, वो भी प्रेजेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी भी सेंसेशन है, कॉर्नियल या फिर कंजक्टिवल सेंसेशंस प्रेजेंट है, सेंसेशंस के साथ यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो
अगर जैसे भी हम वो कॉटन बर्ड उसकी आई, रैबिट की आई के पास जैसे ही लाएंगे, उसको टच करेंगे, वैसे ही कंजक्टिवा का रिफ्लेक्स आएगा, तो कंजक्टिवल रिफ्लेक्स वुड बी प्रेजेंट, तो यहाँ पे पॉजिटिव लिखा। लाइट रिफ्लेक्स भी यहाँ पे पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही आप लोग लाइट मारोगे तो प्यूपिल थोड़ा रिएक्ट करने लगेगी, प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट होने का ट्राई करेगी, तो लाइट रिफ्लेक्स में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो लाइट रिफ्लेक्स भी प्रेजेंट है और कंजक्टिवल रिफ्लेक्स भी प्रेजेंट है। दीज आर द इफेक्ट ऑफ एफेड्रिन, और मेन जो है मेट्रियाटिक एजेंट है। अगर मैं आपको दूसरा सवाल पूछूं कि एफेड्रिन जैसी ड्रग से या फिर टायरामीन जैसी ड्रग जो इनडायरेक्टली एक्टिंग काम करती है, उससे रिस्पॉन्स के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, सोच सकते हैं आप थोड़ा बहुत। उससे एक टिपिकल रिस्पॉन्स क्रिएट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं टैकीफाइलैक्सिस। क्या होता है टैकीफाइलैक्सिस? टैकीफाइलैक्सिस भी, उसे एक्यूट टॉलरेंस भी बोलते हैं। तो अगर क्विक सक्सेशंस पे ऐसी एफेड्रिन जैसी इनडायरेक्ट एक्टिंग दवाइयाँ दी जाए तो रिस्पॉन्स धीरे धीरे कम होने लगता है, बिकॉज जो स्टोर्ड न्यूरोट्रांसमीटर है वो धीरे धीरे डिप्लीट हो जाते हैं और उतनी फटाफट वो बन नहीं पाते, तो इसलिए धीरे धीरे रिस्पॉन्स कम होता है अगर क्विक सक्सेशंस पे दवाई दी जाए तो। इसे बोलते हैं टैकीफाइलैक्सिस और एक्यूट टॉलरेंस। चलिए, तो दूसरी दवाई की असर हम लोग देखते हैं, और जिसका नाम है कोकेन। तो अभी कोकेन कैसे काम करती है? कोकेन भी ऐसा ही काम करती है, सिम्पेथोमाइमेटिक है, लेकिन अलग मैकेनिज्म से काम करती है। एफेड्रिन क्या करती थी कि नॉरएपिनेफ्रिन का रिलीज करवाती थी। कोकेन फिर क्या होता है, यूजुअली नॉरएपिनेफ्रिन का अपटेक हो जाता है, उसकी एक्शन जो टर्मिनेशंस के लिए अपटेक, यहाँ पे अपटेक पंप होते हैं, वो नॉरएपिनेफ्रिन को फिर से अंदर ले जाते हैं। तो ये जो अपटेक पंप है उसको इनहिबिट करने का काम करता है कोकेन। सो कोकेन जो नॉरएपिनेफ्रिन का अपटेक होता है उसको इनहिबिट करता है, जिससे नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल साइनेप्टिक क्लेफ में बढ़ जाता है और वो अल्फा रिसेप्टर के ऊपर, स्पेशली अल्फा 1 के ऊपर काम करता है, और जिससे इवेंचुअली मिड्रियासिस होता है। तो अगेन जो एफेड्रिन थी वो भी मिड्रियाटिक थी, कोकेन थी वो भी मिड्रियाटिक है। तो जो सिम्पेथोमाइमेटिक ड्रग्स हैं, वेदर इट इज़ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वो मिड्रियासिस करते हैं। ठीक है, नॉर एड्रिनालिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं, उसका रीअपटेक बंद करते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके साथ साथ कोकेन एक लोकल एनेस्थेटिक भी है। लोकल एनेस्थेटिक होने की वजह से हम लोग जैसे ही इंस्टॉल करेंगे तो उसकी लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट आएगी, और कॉर्नियल और कंजक्टिवल नर्व्स हैं उसमें एनेस्थेटिक इफेक्ट होने की वजह से अब हम वो कॉटन बर्ड्स से उसकी कॉर्निया को टच करने का ट्राई करेंगे तो उसकी आईलिड बंद नहीं होगी। ठीक है, उसको सेंसेशंस चले गए हैं, तो कोकेन की वजह से यहाँ पे कंजक्टिवल रिफ्लेक्स जो है वो एब्सेंट होगा। सो देयर वुड बी लॉस ऑफ कंजक्टिवल और द कॉर्नियल रिफ्लेक्स। बट व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन लाइट रिफ्लेक्स? लाइट रिफ्लेक्स स्टिल वुड बी प्रेजेंट। लाइट रिफ्लेक्स के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे ही बीम ऑफ लाइट आएगा उसकी कॉर्निया रिएक्ट करे, प्यूपिल रिएक्ट करेगी और कंस्ट्रिक्ट होने का ट्राई करेगी। तो तीन चीज़ों के ऊपर इफेक्ट हो गया। मिड्रियासिस करती है, इनडायरेक्टली काम करती है, रीअपटेक बंद करती है, और साथ साथ लोकल एनेस्थेटिक होने की वजह से लॉस ऑफ कॉर्नियल या फिर कंजक्टिवल रिफ्लेक्स होता है, और लाइट रिफ्लेक्स अगेन प्रेजेंट रहता है। तो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ कोकेन। तीसरी ड्रग ट्राई करते हैं। तीसरी ड्रग है एट्रोपिन। तो अब हमने सिम्पेथोमाइमेटिक दोनों ड्रग्स देख ली हैं, अब हम आए हैं एट्रोपिन की तरफ। तो एट्रोपिन कौन सी ड्रग है? एट्रोपिन मस्करिनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है। तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स या पैरासिम्पेथोलाइटिक ड्रग्स भी कहा जाता है उसे। सो पैरासिम्पेथोलाइटिक ड्रग्स है, और जैसे हमें पता था कि पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम में प्यूपिल के अंदर कौन से रिसेप्टर होते हैं, वो होते हैं M3। कहाँ पे होते हैं? कंस्ट्रिक्टर प्यूपिली के ऊपर होते हैं। क्या काम करते हैं? वो करते हैं मियोसिस। तो अगर M3 को स्टिमुलेट करे तो मियोसिस होता है, और अगर M3 को ब्लॉक करे तो क्या होगा? मियोसिस नहीं होगा। सो देयर वुड बी पैसिव मिड्रियासिस। सो अगेन दिस ड्रग विल प्रोड्यूस मिड्रियासिस, बट दिस मिड्रियासिस वाज एक्टिव while this midriasis is passive, because यहाँ पे मस्करिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करके मिड्रियासिस किया जाता है। सो नंबर 1। नंबर 2, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी? बिकॉज M3 रिसेप्टर सिलियरी बॉडी के ऊपर होते हैं, हमने बात की थी सिलियरी मसल्स के ऊपर होते हैं, उनका पैरालिसिस होने की वजह से साइक्लोप्लीजिया होगा, और साइक्लोप्लीजिया की वजह से लॉस ऑफ अकोमोडेशन होगा। वो हम लोग रैबिट के अंदर चेक नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्लिनिकली ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अब देखते हैं कंजक्टिवल रिफ्लेक्स के ऊपर।
तो कंजक्टाइवल रिफ्लेक्स के ऊपर कोई असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। कंजक्टाइवल रिफ्लेक्स वुड बी प्रेजेंट क्योंकि इसके अंदर कोई भी एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी नहीं है। लाइट रिफ्लेक्स के ऊपर फर्क पड़ेगा? एब्सोल्युटली, लाइट रिफ्लेक्स के ऊपर फर्क पड़ेगा क्योंकि यहाँ से जो डायलेशन होता है इसकी इफेक्ट जो होती है वो लॉन्गर टाइम के लिए रहती है एट्रोपिन का। तो इसीलिए क्या होता है कि जब भी हम बीम ऑफ लाइट डालते हैं तो आपको बहुत रिएक्टिव नहीं देखने को मिलेगी पिपिल। सो देयर वुड बी अ लॉस ऑफ लाइट रिफ्लेक्स। तो बहुत अगेन इंपॉर्टेंट चीज़ एट्रोपिन में आई है कि पहली बात, ये पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स हैं, पैसिव मिड्रियासिस करती है, क्लिनिकली साइक्लोप्लीजिया या फिर लॉस ऑफ अकोमोडेशन भी करती है, साथ में लाइट रिफ्लेक्स का भी ये लॉस करती है। तो ये एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग्स है, थोड़ी पिक्यूलियर ड्रग्स है। जैसे कोकेन लॉस ऑफ कॉर्नियल रिफ्लेक्स या फिर कंजक्टिवल रिफ्लेक्स करती थी, ये यहाँ पे लॉस ऑफ लाइट रिफ्लेक्स हो रहा है। चलिए तो अभी देखते हैं पाइलोकार्पिन का क्या असर पड़ता है। ऑलरेडी हमने देखा कि एफेड्रिन और जो कोकेन है वो सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स है। उससे जो मिड्रियासिस होता है वो एक्टिव मिड्रियासिस होता है, फॉलोड बाय एट्रोपिन है जो पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स है, उससे भी जो मिड्रियासिस होता है लेकिन वो पैसिव मिड्रियासिस होता है। अब कुछ मियोटिक ड्रग्स देखते हैं और मियोटिक ड्रग में सबसे पहली है दैट इज़ पाइलोकार्पिन। कोलिनर्जिक ड्रग है, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक भी उसे कहा जाता है। M3 रिसेप्टर को स्टिमुलेशन करती है तो जिससे कंस्ट्रिक्टर पिपिली स्टिमुलेट होते हैं और जिससे स्फिंक्टर कंस्ट्रिक्शन की वजह से यहाँ पे मियोसिस होता है। तो मियोसिस करती है। सिंपल ड्रग्स हैं, कंजक्टाइवल और कॉर्नियल रिफ्लेक्स भी यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा और लाइट रिफ्लेक्स भी प्रेजेंट रहेगा। और उसके बाद इवेंचुअली लास्ट में हम लोग देखते हैं एक इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स है, वो भी कोलिनर्जिक ड्रग है, वो है फाइजोस्टिगमिन। तो फाइजोस्टिगमिन जो ड्रग्स है वो एंटीकोलिन एस्टरेज है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, एंटीकोलिनर्जिक नहीं है, एंटीकोलिन एस्टरेज है। तो एंटीकोलिन एस्टरेज है और एंटीकोलिन एस्टरेज होने की वजह से कोलिन एस्टरेज जो एंजाइम है उसे इनहिबिट करती है, जिससे क्या होता है कि एसिटाइल कोलिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है और उसकी वजह से M3 रिसेप्टर स्टिमुलेट होकर इवेंचुअली मियोसिस होता है। तो उससे भी कंजक्टिवल रिफ्लेक्स और लाइट रिफ्लेक्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ओवरऑल जैसे हमने देखा कि दो ड्रग्स थी एफेड्रिन और कोकेन जो सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स थी जिससे मिड्रियासिस होता है, ये इनडायरेक्टली एक्टिंग थी दोनों। फिर होता है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग जिससे पैसिव मिड्रियासिस होता है। कोकेन के अंदर कंजक्टिवल रिफ्लेक्स लॉस होता है जबकि एट्रोपिन के अंदर लाइट रिफ्लेक्स लॉस होता है। और उसके बाद पाइलोकार्पिन और फाइजोस्टिगमिन जो कोलिनर्जिक ड्रग्स थी और जिसकी वजह से एक्चुअली मियोसिस होता है। तो होपफुली ये प्रैक्टिकल आपको पता चल गया होगा कि जो मिड्रियाटिक और मियोटिक ड्रग्स हैं उसको रैबिट आई के अंदर इंस्टॉल करने से उसकी पिपिल के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है और इसके अलावा लाइट रिफ्लेक्स और कॉर्नियल रिफ्लेक्स के ऊपर भी उसका क्या फ़र्क है। फिर भी अगर आपको डिटेल में जानना है तो ऑटोनॉमिक फार्माकोलॉजी के हमारे लेक्चर सेक्शंस में प्लेलिस्ट में से आप देख सकते हैं। अगर आपको ये प्रैक्टिकल अच्छा लगा है प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।